नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर भारत जैसे देश में या दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में होता क्या है? उत्तर कोरिया के एक आदमी ने, एक भारत की कंपनी ने उत्तर कोरिया की एक कंपनी, ग्राफिक डिजाइनर कंपनी के लिए काम किया। उस कंपनी को अमेरिका ने संक्षिप्त कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। क्यों लगा दिया? क्योंकि उनको अमेरिका का कहना था कि इस कंपनी के कारण उत्तर कोरिया को मदद मिल रही है। उत्तर कोरिया से अमेरिका को दिक्कत क्या है? चीन से अमेरिका को दिक्कत क्या है? या अमेरिका की जितनी भी फिल्में आती हैं उनमें जितने भी विलेन बनाए जाते हैं, अमेरिका के दुश्मन दिखाए जाते हैं, वो कम्युनिस्ट ही क्यों दिखाए जाते हैं? और कम्युनिस्ट देशों में जैसे कि उत्तर कोरिया है, बच्चों को भी जो वीडियो गेम खेलने के लिए दिए जाते हैं उसमें विलेन अमेरिका होता है। यानी हर तरफ से हर एक व्यक्ति और हर एक व्यवस्था अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया भर के देशों में अपने जैसी राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहती है। कोई वामपंथी देश है तो चाहेगा कि सारे देश वामपंथी हो जाएं और वहाँ पे जो वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली ताकतें हैं उनका वो शुभचिंतक भी होगा और उसका बस चलेगा तो उनकी मदद भी कर देगा। इसी तरह से जो अमेरिका का पूंजीवादी सिस्टम है, दुनिया में जहाँ जितना भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को मदद की ज़रूरत होगी, अमेरिका आगे आ जाता है। और अमेरिका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कोशिश करता है कि सब जगह वही कायम। ब्रिटेन अब कमज़ोर हो गया है। ब्रिटेन जो है वो संसदीय लोकतंत्र का पक्षधर था, प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था उसको पसंद थी। आज हम बात करेंगे कि भारत में किस तरह से हमारी व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और हम सब एक राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है, उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, कुछ जानकारियाँ लेकर आएंगे, कुछ विचार लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और स्क्रीन पर एक QR कोड भी दिखाई देगा, वो भी आप भुगतान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आया। देखने में ये घटनाएं हमारे देश में होने वाली रोज़मर्रा की घटनाएं लगती हैं, छोटी मोटी बातें लगती हैं और इस तरह की चीज़ें बड़े बड़े देशों में होती रहती हैं। ऐसा सोचकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक सच ये है कि भारत में अब चुनाव राष्ट्रपति चुनाव की तरह एक व्यक्ति के नाम पर होते हैं। और ये सिलसिला जैसे जैसे भारत में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता गया वैसे वैसे मजबूत हुआ है। याद कीजिए, इस देश में अब संसदीय व्यवस्था उल्टी चलती है। मसलन कि हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग अपने अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे। वो सांसद या विधायक चुनकर सदन में जाएंगे। सदन में जाने के बाद वो अपना एक सदन का नेता चुनेंगे और वो जो सदन का नेता चुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा। ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था इस देश में है और यही चीज़ एक लंबे समय तक भारत में चलती आई। धीरे धीरे पार्टी सिस्टम मजबूत होता गया और भारत में महानायकों का उदय हुआ और देश में इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे लगने लग गए। राजीव गांधी आए और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ही उलट दिया और जो लोग अपना नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर चुनते थे उन सभी लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम बना दिया गया। आप भारत में बताइए, संविधान में कहीं भी ऐसी व्यवस्था है कि पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और वो पार्टियां मिलके एक पार्टी के वोट पर अगर किसी ने चुनाव लड़ लिया तो वो पार्टी अगर किसी एक जनप्रतिनिधि के विचारों के विपरीत भी आचरण कर रही है तो भी उसे उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। मैंने आपको अपने इलाके से वोट देकर भेजा और मैं चाहता था कि यहाँ पर नाला ना बने।
सही और एक्चुअल उदाहरण बताता हूं। एक विधायक थी दिल्ली में, जब दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बन रहा था तो उन्होंने आगे बढ़ बढ़कर इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये यमुना का जो कछार है, यमुना का जो कैचमेंट एरिया है, जो यमुना के जल भराव का क्षेत्र है, उसके ऊपर बन रहा है, जो गैर कानूनी है। सोनिया गांधी के यहाँ से उनके यहाँ निर्देश आ गया कि आप चुप बैठिए, क्योंकि अक्षरधाम का मंदिर स्वामीनारायण समुदाय के लोग बना रहे हैं। स्वामीनारायण समुदाय की गुजरात में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता। जिस इलाके की वो विधायक थी, उस इलाके में बाढ़ का खतरा इससे बढ़ने वाला था, लेकिन उनकी स्वतंत्रता पार्टी की स्वतंत्रता के आगे कुछ नहीं थी, क्योंकि वो इतने बड़े मतभेद के बावजूद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि राजीव गांधी इस देश में एक दल बदल कानून बनाकर चले गए थे, जिस कानून के तहत हर विधायक या सांसद अपनी पार्टी का जर खरीद गुलाम है, और वो पार्टी छोड़कर अगर जाएगा तो आजकल गद्दार, वफादार जैसे बहुत सारे शब्द आप सुन रहे होंगे। एक सांसद किस लिए चुना जाता है? उसके चुनाव की जो मूल भावना होती है वो क्या होती है? वो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? अभी आज से इससे आगे और मामला बढ़ेगा। वो अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और अब धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है कि जो बाइडेन की तरह या डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक बड़ा सा चेहरा किसी भी मुल्क में राष्ट्रपति की तरह चुनाव के लिए लड़ाया जाता है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एंट्री है। संविधान वही है, प्रावधान वही हैं, राष्ट्रपति सिस्टम की एंट्री हो जाती है। और जो दूसरी पार्टी होती है उससे पूछा जाता है तुम्हारा पीएम कैंडिडेट कहाँ है, तुम्हारा सीएम कैंडिडेट कहाँ है? और फिर जब उस आदमी के नाम पर, उस आदमी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी के अंदर वो आदमी भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जो एक पार्टी थी उससे ज़्यादा बड़ा कौन हो गया? वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो गया, वो प्रधानमंत्री जी हो गया, मुख्यमंत्री जी हो गए, जैसा कि आज मोदी जी हैं। इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि लोगों का जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है, वो गायब हो गया इस देश के लोकतंत्र से। मैं और आप अब इस देश में अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं। हम जो प्रतिनिधि कोई पार्टी चुन के भेज देती है उस पर सिर्फ मुहर लगाते हैं, और हम किसी कैंडिडेट को वोट देने के बजाय अब पार्टी को वोट देने लगे हैं। यानी जनप्रतिनिधि वो नहीं हैं, वो पार्टी के, जैसे डीलरशिप होती है ना, किसी कंपनी की कोई माल बेचती है, एजेंसी होती है, वो हैं वो। आपको उदाहरण देता हूं कि गुजरात में 14 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उठापटक मचा दी थी, और जिन जिन नेताओं के खिलाफ लोगों की नाराजगी हो सकती थी या जो पुराने हो गए थे उन सबको हटा दिया, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी हटा दिया। 22 मंत्री बदल दिए गए थे, विजय रूपाणी समेत। एक साल पहले किसी भी पार्टी ने ऐसी सफाई की नहीं की, क्योंकि पार्टी को पता है वोट मुझे अपने नाम पर लेना है, और जब मेरे आदेश पर जो काम किया जा रहा है, काम जो भी करता था वो कोई अपनी मर्जी से नहीं करता था, उसके प्रति अगर असंतोष खड़ा होगा तो मैं नीचे कुछ सर कलम कर दूंगा और कह दूंगा कि इनके कारण असंतोष था। नगर निगम दिल्ली का इससे पहले वाला चुनाव याद कीजिए, एक पार्षद का टिकट काट दिया गया था। जो भी आदमी था उसको टिकट नहीं दिया गया था, क्योंकि दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार के लिए मशहूर थी और वहाँ से बहुत सारा करप्शन होकर पार्टियों को काफ़ी मदद मिला करती थी। एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म करना हो, मोदी जी का चेहरा साफ करना हो, सारे के सारे पार्षदों के टिकट काट दिए। यानी जितने भी लोग लड़े थे वो सब नए थे, एक आदमी। इस तरह के प्रयोग अलग अलग राज्यों में लगातार किए गए हैं, और इसका मतलब ये है कि जो भी आदमी चुनाव लड़ रहा है वो आदमी अब मुखौटा हो गया है। उसने काम अच्छा नहीं किया तो उसकी जगह किसी और को आना चाहिए या उसको हराया जाना चाहिए, लेकिन उसको लड़ाई से ही बाहर कर दिया जाता है और दूसरा आदमी
उस कंपनी की एजेंसी लेकर आ जाता है। ऐसे समझ लीजिए भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और वो लगातार डंडी मार रहा है, लेकिन भारत पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कंपनी अपनी इमेज बचाने के लिए पेट्रोल पंप वाले को निकाल देगी, बोले ये बहुत मिलावट करता था, मैं दूसरा खोल रही हूँ। ये स्थिति है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी कुछ लोगों को हटाने के बाद खत्म हो गई। 103 नए चेहरे लाए गए 182 में से। किस लिए लाए गए? कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपने बनाया एक तरह से, तो भैया अगर आप अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने चेहरे पे लड़िए। और हो ये रहा है कि धीरे धीरे करके किसी भी पार्टी में इस तरह का नहीं हुआ जो अब हो रहा है। और क्यों? इसलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ एक महाअधिनायक के सम्मान के लिए हो रहा है, उसके लिए लड़ा जा रहा है। और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो आप तैयार रहिए, आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ये होने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला बन गया है। सारे बदल डालो, लोगों का गुस्सा गायब। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का बढ़िया फार्मूला। और इससे पहले जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे वो भी इसी तरह लाए गए थे, आप याद कीजिए। और ये जो चीज़ हो रही है, इसी के कारण इस देश में जो नेता है वो जनता के लिए लॉयल नहीं है। किसानों को आप जीप से कुचल सकते हैं और देश के गृह मंत्री भी बने रह सकते हैं, जिसके अंडर में पूरे मुल्क के गृह राज्य मंत्री पुलिस है। इसलिए बने रह सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर उस अधिनायक की कृपा है, प्रेसिडेंशियल रूल। और ये जो प्रेसिडेंशियल रूल है, इसी का एक नतीजा था कि हमारे यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया। भाई भारत के संविधान में जितना हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अलग अलग होंगे और वो सिर्फ राष्ट्रपति की उपस्थिति में ही बैठक कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया था कि इस देश में किसी दूसरे देश की तरह सेना कभी सत्ता पलट करने की सोच भी ना पाए, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस थे। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आपस में बैठक नहीं कर सकते तो कोई इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। बाद में चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका में भी होता है, यहां बना दिया गया, एक CDS बना दिए गए। यह अलग बात है कि संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं के ऊपर कोई हो नहीं सकता था, तो जो CDS बनाए गए वो एक सलाहकार की भूमिका थी, सलाहकार का पद था। नाम रख दिया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि संविधान तो बदला नहीं जा सकता, मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे, उनकी जो संवैधानिक स्थिति थी वो एक सलाहकार थी। वो तीनों सेना के प्रमुखों को सलाह दे सकते थे और इनकी सलाह मानना बाध्यता नहीं थी। चाहो तो मानो, न चाहो तो न मानो। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि धीरे धीरे हमारा देश उसी संविधान के रहते बदल रहा है। उसी संविधान के रहते देश कुछ का कुछ बन जा रहा है। हमारी आज़ादी, हमारे जनप्रतिनिधि सारे के सारे कुछ के कुछ बन गए हैं और सारी दुनिया एक ही आदमी के नाम पे वोट मिल रहा है तो एक ही आदमी की गुलाम हो गई है। किसी विधायक या सांसद की ना तो कोई से है, ना कोई सोच है, ना किसी सोच की ज़रूरत है। आपको जनता के बीच में जाना है, महामहिम के नाम पे वोट ले आना है, महामना के नाम पे या कहें प्रधान सेवक के नाम पे वोट ले आना है। आप कुछ भी नहीं हैं, आपको आज भी पता और कल भी पता है। आप एक बैंक के कलेक्शन एजेंट की तरह हैं। आप एक पेट्रोल पंप की तरह हैं जो एक कंपनी की डीलरशिप है और आपको खुद नहीं पता आपकी डीलरशिप कब तक चलेगी, क्योंकि जिस दिन लोग असंतुष्ट हो जाएंगे दूसरा डीलर यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होगा, वो डीलर होंगे। वो पार्टी, किसी पार्टी के प्रतिनिधि होंगे, जनता के प्रतिनिधि नहीं होंगे। ये बदलाव इस देश की डेमोक्रेसी में आ चुका है और ये बदलाव हर चुनाव में अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको भंग करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों को और अधिक ताकत देने की ज़रूरत है। अगर दल बदल ज़रूरी है जनहित में तो वो होना चाहिए। दल बदल करके कोई आदमी जाएगा तो जनता को उसे सबक सिखाना चाहिए और जनता को पता होना चाहिए कि इस आदमी को मैंने चुना था और इसने मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं।
अब उल्टा हो गया, मेरी अपेक्षा के अनुरूप काम करो ना करो, लेकिन उनकी चमचागिरी करो, उन्होंने जितना कोटा दे दिया उतना पहुंचाओ, वरना दूसरा आदमी रख देंगे। उम्मीद करता हूं इस सेंसिटिव विषय को, जो इस देश के पूरे सिस्टम में बदलाव हो रहा है, इसको आप समझे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।